Good morning, good afternoon, good evening. Whenever you are watching my lecture, I Charul welcome you all on my channel. From today we are going to start a new lecture series on Physics NCERT Class 7. And today we will be talking about the first part of the chapter motion. But before that, please subscribe to my channel and do hit the bell icon. So let's talk about the motion. The dictionary meaning of the motion is the movement. When you walk, when you run, when you dance, your body is moving, that is you are in motion. According to the physics, the motion is if the object is changing its position with respect to the time, then the object is said to be in motion. For example, if you are walking, you are basically changing your position from one place to another, that is you are in motion. If you are kicking a ball, you are changing its position from one place to another, that is the ball is in motion. Now let's talk about the position. It is basically the location of the object at a given point of time. मतलब किस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसे उसकी पोजीशन बोलेंगे. जैसे कि गाइस मोशन स्टार्ट होने से पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसे बोलेंगे उसकी इनिशियल पोजीशन, और मोशन होने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसे बोलेंगे उसकी फाइनल पोजीशन. तो गाइस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितनी स्पेसिंग है, कितना डिफरेंस है, उसे बोला जाता है डिस्टेंस. तो गाइस हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं. जैसे कि अगर आपको सब्जी लेने जाना है तो आप क्या बोलोगे, 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो. ऐसे ही अगर आपको दूध लेने जाना है तो 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध. ऐसे ही गाइस अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है तो आपके पास यूनिट्स होते हैं जैसे कि मीटर, किलोमीटर. लेकिन जो एसआई यूनिट होता है जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज द मीटर. उसके बाद अगर आपको टाइम को मेजर करना है तो आप मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, सेकेंड्स में, घंटों में मेजर कर सकते हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज द सेकंड. इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड्स. ठीक है ना. तो गाइस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा स्पेसिंग होगी, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा. ठीक है ना गाइस. जैसे कि अगर किचन से आवाज आएगी कि आकर पिज्जा खा लो, तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी फ्रॉम रूम टू द किचन. तो यहाँ पर गाइस क्या होगा, जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज द रूम एंड फाइनल पोजीशन इज द किचन. एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा होने वाला है. ठीक है ना. उसके बाद गाइस अगर आपको स्कूल से अपने घर जाना है या फिर घर से स्कूल जाना है तो नियरली 15 मिनट्स का रास्ता है मान लो, और उसमें 4 किलोमीटर डिस्टेंस है. मतलब अगर आप अपने घर से स्कूल जा रही हैं तो 15 मिनट में आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, योर पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज यू आर इन मोशन. Okay, now let's talk about if you are walking, you are basically moving your legs, your hands, that is you are moving and that is why you are in motion. Okay, so guys if you are dancing, your body is moving, that's why you are in motion. Now let's talk about the planets. Guys, as we know that the planets are revolving around the sun, that is they are changing its position with respect to the time, that is the planets are in motion. Okay, so guys दो तरह के मोशन होते हैं प्लैनेट्स के. जैसे कि अगर हम लोग अर्थ को लेकर चले तो एक तो अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है जिसे बोला जाता है रेवोल्यूशन, और एक हमारी अर्थ खुद के ही अराउंड ट्विस्ट हो रही है जिसे बोला जाता है रोटेशन. मतलब क्या हुआ गाइस, जैसे लाटू घूमता है ना आपका, तो टॉप में क्या होता है कि जैसे ही आप उसे घुमाते हैं एक तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास घूमता है और वो अपने आप में भी घूमता है. ऐसा ही बिल्कुल मोशन हमारी अर्थ का भी होता है. एक को बोला जाता है रोटेशन और दूसरे को क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन. अगर हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है तो उसे बोलेंगे रेवोल्यूशन, लेकिन अगर अपनी ही जगह पर घूम रही है तो उसे बोलेंगे रोटेशन. ठीक है. तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मून है वो भी अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है और जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन. ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टॉप है हमने उसे घुमाया तो क्या हुआ, एक तो वो आगे की तरफ जा रहा है और दूसरा वो घूम रहा है. तो गाइस यहाँ पर दो तरह के मोशन है, एक तो है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रेक्टिलिनियर मोशन. इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बॉल है वो किसी सरफेस से स्लाइड होते हुए नीचे आ रही है. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी मोशन देखे उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो या तो सीधा जा रहा है या फिर घूम रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन का जो पाथ है वो डिफरेंट हो सकता है, और इसी के बेसिस पर हम लोग मोशन को कैटेगराइज भी कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड द ऑसिलेटरी मोशन. सो गाइस उसके बाद हमें देखना है कि जो मोशन है वो हमेशा रिलेटिव होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन बेसिकली डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है.
जैसे कि गाइज अगर आप अपनी नानी के घर पर जा रहे हैं और आपके पापा आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए हैं, तो क्या होगा कि आप अपनी मम्मा के साथ ट्रेन में हैं और पापा बाहर प्लेटफॉर्म पे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ट्रेन चलनी स्टार्ट होगी तो आपके पापा को लगेगा कि आप दूर जा रहे हैं, दैट इज यू आर इन मोशन। लेकिन अगर आप अपनी मम्मी की तरफ देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप मोशन में हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ जा रही हैं। लेकिन हमें पता है कि जो ट्रीज है वो तो हमेशा स्टेशनरी होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है इस चीज पर कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो गाइस दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हो सकती है, एक हो सकती है रेस्ट वाली और दूसरी हो सकती है मोशन, ठीक है। तो अगर हम लोग आपके पापा को ऑब्जर्वर बना दें तो आपके पापा के अकॉर्डिंगली जो आसपास वाले पेड़ हैं दैट आर बेसिकली एट रेस्ट, लेकिन आप मोशन में हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आपके पापा है वो भी मोशन में है और जो ट्रीज है वो भी मोशन में है, लेकिन जो आपकी मॉम है वो आपके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है। तो गाइस अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मोशन के बारे में। सो गाइस डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, हम लोग मोशन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड द ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन तो कर रहा है, लेकिन वो किस तरह से कर रहा है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्या वो घूम रहा है, या फिर वो अपनी किसी जगह पर जाकर फिर से वापस आ रहा है। इसी के बेसिस पर हम लोग मोशन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड द ऑसिलेटरी मोशन। सो गाइस इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कार है वो बिल्कुल सीधी चल रही है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसे बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर किसी भी मोशन का जो पाथ है वो सर्कुलर है तो उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि जो हमारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर किस तरह का मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो गाइस एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि जो हमारी अर्थ है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है 365 डेज में, मतलब एक साल में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ऑब्जेक्ट एक साल में फिर से वहीं पर आ जाती है जहां पर उसने स्टार्ट किया था। अगले साल फिर वो रिवॉल्व करेगी और फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, हमारी अर्थ है, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम तरह का मोशन कर रही है। उसके बाद बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ऑसिलेटरी मोशन इज बेसिकली अ टू एंड फ्रो मोशन जो पीरियोडिक भी होता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, या फिर किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं पेंडुलम के बारे में। तो गाइस आपने ऐसा क्लॉक पक्का देखा होगा जिसमें एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो बेसिकली हिलता रहता है, हर सेकंड के बाद वो हिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं कि एक स्टोन पर थ्रेड को बांध कर उसे हैंग कर लो। तो क्या होगा कि अगर आप उसको हल्का सा पुश करोगे तो क्या होगा, वो पहले लेफ्ट साइड जाएगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। दिस इज बेसिकली द टू एंड फ्रो मोशन। और गाइस होता क्या है कि आइडियल कंडीशन में जो ये ऑसिलेशन होती है ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है, दैट इज इट इज बेसिकली अ पीरियोडिक मोशन। और ये टू एंड फ्रो मोशन है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलने वाले हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। उसके बाद गाइस जो इसका टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, इसे बेसिकली हम लोग किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा थ्रेड कितना लंबा है। जितना ज्यादा थ्रेड लंबा होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड होगा। गाइस ऑब्वियस है, अगर थ्रेड ज्यादा लंबा होगा तो जो हमारा स्टोन है वो ज्यादा लेफ्ट साइड जाकर राइट साइड आ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड पर। So guys, that's all for today. If you enjoyed the video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.